माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 1 श्री अटल श्रीवास्तव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदायित एस्प्रिन टैबलेट आईपी गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक सूचना छत्तीसगढ़ शासन या CGMFC को प्राप्त हुई थी? क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी मानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोक सेवक उत्तरदायी हैं? इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधि क्रय की गई? कुल कितनी वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय पूर्व अनिवार्य बैच परीक्षण संपन्न कराया गया था? क्रय नियमों में इस गंभीर उल्लंघन का विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है? आपने पूरा पढ़ लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर लीजिए। इनका सभी प्रश्नों का लिखित में जवाब दे दी हूँ। अगर आपको अनुमति हो तो पढ़ आपका जो पूरा पढ़ लिए हैं उसका जवाब आ गया है। उसमें आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ विशेष प्रश्न इसी में से जो उद्भूत हो रहा है ये पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अटल जी को हिड़मा मार गया हो यही नहीं मालूम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP 150 mg और 75 mg गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन CGMSC ने 25/3/2026 को सूचना मिलने के बाद खरीदी आदेश को रद्द कर दिया। कृपया बताएं कि रद्द करने से पहले कितनी मात्रा की दवाएं CGMSC सरकार को पहले सप्लाई कर दी गई थी? उन दवाओं का वितरण कहां हुआ और कितने मरीजों को दी गई? अध्यक्ष महोदय, उसकी भी जानकारी प्रपत्र ब में दिया हुआ है। ये भी लंबा है, आप देख लीजिए। उसमें बोलें तो पढ़ दूँ, समय खराब होगा। ये पढ़ देता हूँ, 3-4 पढ़ने का है। ये एस्प्रिन टैबलेट IB प्रतिबंधित अवधि 16/7/2025 से 30/6/2026 तक फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से CGMSC लिमिटेड द्वारा की गई अन्य औषधियों की जानकारी। पहला, सेफिक्जिम ओरल 50 mg / 5 मिलीलीटर सस्पेंशन IP। और ये मतलब हम लोगों ने पहले लिया और उस अवधि में जब वैसे माननीय सदस्य जी का था, आप तैयारी नहीं किए होंगे तो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रतिबंधित गुजरात की दवाई थी वो उस कंपनी का उस प्रोडक्ट का था। वो प्रोडक्ट था अपना ये एस्प्रिन गैस्ट्रो रेसिस्टेंट था। ये जो हमारे ये जो मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड जिसको गुजरात ने बैन किया था वो रेसिस्टेंट था और हाँ, ये इसको ब्लैक लिस्टेड किए थे। और जो यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड का जो हमारे यहाँ है, हम लोग अनकोटेड लेते हैं। जैसे डिस्प्रिन आता है जो जिसको पानी में डाल के पीते हैं तुरंत घुल जाता है। और जो अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा था कि क्या रद्द करने से पहले कितनी मात्रा में दवाएं सरकार को पहले सप्लाई कर दी गई थी? उन दवाओं का वितरण कहाँ हुआ और कितने मरीजों को वो दवाएं दी गई? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जो गुजरात ने ब्लैक लिस्टेड किया जिसको, वो दवाई हमारे यहाँ खरीदी ही नहीं हुआ। उस कंपनी के जरूर दवाई खरीदी हुआ था, परंतु वो जो प्रोडक्ट जिस पर बैन किया गया था वो प्रोडक्ट की खरीदी नहीं हुई। नहीं, गुजरात सरकार ने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया था कि दवाई को ब्लैक लिस्टेड किया था? देखिए, गुजरात सरकार ने उस प्रोडक्ट को बैन किया था और कई राज्यों में, सुनिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नियम है कि कोई भी कंपनी का कोई दवाई अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो हम दवाई को नहीं खरीदते हैं तब तक जब तक कि उस कंपनी के 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड ना हो जाएं। तो 2 प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड होते हैं
तो फिर हम जो है कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं। तो गुजरात में कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था कि दवाई को, ही मैं पूछना चाह रहा हूँ। गुजरात में ये 18/7/2028 इसको, ये प्रोडक्ट को ही 26 इसको प्रोडक्ट को ही बैन किया गया है। दवा को, प्रोडक्ट मतलब दवा, उस कंपनी को नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनकोटेड वर्सेस गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट का फर्जी अंतर है। मंत्री जी की ब्लैक लिस्टेड गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 की नहीं बल्कि एस्प्रिन गैस्ट्रो IP 75 अनकोटेड टैबलेट खरीदी गई है। क्या दोनों दवाएं समतुल्य हैं? यदि हाँ तो गुजरात में ब्लैक लिस्टेड दवा को छत्तीसगढ़ में खरीदने की क्या मजबूरी थी? क्या यह क्वालिटी स्टैंडर्ड को बाईपास करने की चाल नहीं है? जी नहीं, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है। नाम एक जैसा है, लेकिन एक है गैस्ट्रो रेसिस्टेंट जो कोटेड है, और हम जो खरीदे हैं वो अनकोटेड है। दवाई का जो वो है वो तो सेम है। आप अनकोटेड और अनकोटेड, आपने जो चीज़ें गुजरात में बैन हो चुकी थी उसको अनकोटेड के नाम से आप छत्तीसगढ़ के आम जनता को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस कंपनी को यहाँ बुला के दवाइयाँ 6 करोड़ रुपए की दवाइयाँ आपने खरीदी है, 6,79,00,000 रुपए की। तो आप केवल अनकोटेड लिख के, जिस दवाई को वहाँ बैन किया गया था, वो अनकोटेड लिख के उस दवाई की सप्लाई छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं। हमारे गरीब मरीजों को दवाइयाँ बट रही हैं। देखिए, हम अनकोटेड लिख के उसको नहीं कर रहे हैं। कोटेड और अनकोटेड दवाइयों में कई स्वरूप ऐसे बदल जाता है, जैसे थोड़े देर के लिए शक्कर है, ग्लूकोज है, शुगर फ्री है। तीनों मीठा दिखता है सामान्य व्यक्ति में, लेकिन उसके केमिकल फार्मूले जो हैं शक्कर के अलग होते हैं, ग्लूकोज के अलग हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम वो होता है। माननीय मंत्री जी, मैं बता रहा हूं ना कि दोनों प्रोडक्ट, दोनों का प्रभाव अलग है। जो गैस्ट्रो रेसिस्टेंस है उसका जो है काम अलग है, मतलब उससे संबंधित एक्स्ट्रा है। दोनों की प्रकृति अलग है और दोनों अलग अलग हैं। नहीं, दोनों का जो सॉल्यूशन है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट 75 mg एंड एस्प्रिन गैस्ट्रो IB 75 अनकोटेड, क्या ये दोनों का सॉल्यूशन एक है? देखिए, दोनों का जो केमिकल फार्मूला है एक है, लेकिन दोनों की काम करने की विधि अलग है। आप बोल रहे हैं केमिकल फार्मूला एक है, तो जब गुजरात में वो बैन हो गई तो आपने उसको छत्तीसगढ़ में खरीदा क्यों? और खरीदा और मालूम हो गया कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर इस दवाई का वितरण कहाँ किया आपने? किन किन मरीजों को वो दवाई खिलाई गई? तो छत्तीसगढ़ के, गुजरात की रिजेक्टेड दवाइयाँ छत्तीसगढ़ में चलेंगी? देखिए, मैं स्पष्ट कह चुका हूँ और बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दोनों ही दवाइयों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उनकी नेचर है। दोनों की घुलने की, दोनों का असर करने का, दोनों का एफर्ट जो है अलग है, और ये दोनों अलग नाम से ही आती हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको हम बना रहे हैं नाम, हम जब खरीदे हैं और प्रोडक्ट भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बता रहे हैं सॉल्यूशन एक है। घुलने का समय अलग अलग हो सकता है, पर उसका इंग्रेडिएंट, दवाई तो उसी बीमारी के लिए दी जाती है जिस बीमारी के लिए बनी गई है, कि ये दूसरी दवाई दूसरे बीमारी के लिए दवाई बनी है। आप जो दवाइयाँ गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी, वो दवाइयाँ छत्तीसगढ़ में सप्लाई होने के बाद अस्पतालों में मरीजों को बांटी गई है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अनकोटेड करने से क्या दवाई का केमिकल रिएक्शन बदल गया क्या? देखिए, मैंने शुरू में और अभी भी बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों का काम अलग है। एक, जैसे थोड़े देर के लिए दर्द का आता है एक जीरोडॉल में जीरोडॉल पी का अलग काम है, जीरोडॉल एस का अलग काम है। पैरासीटामोल में भी कई अलग अलग आते हैं। और फार्मूला मत जाइए, फार्मूला में जाएंगे तो फिर लंबा बातचीत होगा, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए, बाकी मत बताइए। माननीय नेता, हाँ, माननीय नेताजी। माननीय मंत्री जी, जब आप और आपकी सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज़ पर, हर राह पर आपको चलना है, फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हट के कैसे चल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं माननीय नेताजी। नहीं तो गुजरात में हो या किसी राज्य में हो,
फिर भी उसको एहतियातन हमने, जब हमको जानकारी आई तो उसकी सप्लाई हमने एक एहतियात के तौर पर हमने उसकी सप्लाई बंद कर दी और उसके बाद हमने कोई दवाइयाँ नहीं खरीदी। था और कितना रद्द करने के बाद बचा, बकाया राशि की वसूली किससे की गई कि नहीं की गई? देखिए, पहला चीज तो मैंने बताया कि वो प्रतिबंधित दवाई था ही नहीं जो हम खरीदे हैं, वो प्रोडक्ट ही अलग था। और जब उसका हम और फिर सुनिए ना, हम तो हमारे यहाँ NABL जो लैब हैं उसमें हम जांच कराते हैं और उसकी हमने जांच कराया, वो मानक पाएगा और उसका उपयोग भी हो गया। मतलब कंपनी कहीं पे भी हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्टेड होती है तो सभी राज्यों के पास ये खबर जाती है कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है। आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरीब मरीजों के लिए वो दवाई खरीदी। आप केवल ये बता दीजिए मंत्री जी कि क्रय पहले बैच का प्रशिक्षण, प्री परचेज बैच टेस्टिंग का प्रावधान है कि नहीं? क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब मरीजों को बिना क्वालिटी चेक की दवाएं दी जा रही हैं? कब तक इसका प्रावधान आप लागू करेंगे कि प्री टेस्टिंग? देखिए, CGMSC और हेल्थ में खरीदी के नियम पहले से बने हैं और इसमें प्री परचेजिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात अलग है कि वो सप्लाई करने से पहले वो जांच रिपोर्ट कंपनियां देती हैं और जब दवाई आ जाता है तो हम टेस्ट कराते हैं NABL लैब में, और जब लगता है कि वो सही वो दवाई है, मानक स्तर का है, तब फिर हम भेजते हैं। पहले परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री महोदय, धर्म कौशिक। बस माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय कि पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, सेफियन, एमल्डोल्फिन, पेंटाजोल की लिस्ट में यूनिकेयर इंडिया लिमिटेड से खरीदी की गई। इन सभी दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है कि नहीं? कितनी दवाइयों का पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग हुआ और कितने में फेल पाई गई? देखिए, चूंकि ये कई दवाइयों का है विस्तार से, परंतु इसका मैं आपको सामान्य एक जवाब बता सकता हूं कि 100% दवाइयों का डिलीवरी से पहले हमारी टेस्ट की गई है और अगर आपको चाहिए तो हम अलग से आपको इसको उपलब्ध करा देंगे। परीक्षण में वो सही पाई गई क्या, ये प्रश्न है? नहीं, देखिए, वो परीक्षण में हमारे अभी तक 2 सालों में 24 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हमने फेल किया है और उसको उस प्रोडक्ट को ब्लैक लिस्टेड भी किया है, और 4 जो कंपनी है, फर्म हैं, उनको भी हमने ब्लैक। इनमें से कोई दवाई है क्या, ये प्रश्न है? इनमें से स्पेसिफिक कह पाना मुश्किल है, इनको मैं अलग से उपलब्ध जानकारी दे देंगे विधायक जी। चलिए धर्म जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, पहले भी इसमें प्रश्न लगाए थे और उसको संलग्न करके कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियां नियम 2014, क्या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कामगार उपलब्ध कराए जाने पर पुलिस सत्यापन की अनिवार्यता है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उत्कृष्ट विधायक बनने पर। इसका मतलब आज प्रश्न ना करे हो। इशारा कर रहे हो आप। कम करें। चलिए ठीक है, 1-2 प्रश्न कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट कर्मचारियों को और जो सफाई सुरक्षा संबंधित हैं उनको रखने से पहले उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का उसमें 2 स्थान पर प्रावधान है। हमारे जो DKS है और मेडिकल कॉलेज जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं, अपना रायपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, और जो हॉस्पिटल है मेकाहारा का, उसमें प्रावधान नहीं है। इस एक माननीय मंत्री जी, ये 2 जगह जो प्रावधान है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने उत्तर में दिया है कि केवल 40 लोगों का आपने सत्यापन कराए हैं और 40 के बाद में बाकी लोगों का सत्यापन आप नहीं कराए, और नहीं कराने के बाद में जो आवश्यकता है कि जैसे हम किसी के यहाँ भेजें, किसी के यहाँ रखें, किसी सरकारी संस्था में, और उसके बाद में घटनाएं घटित हुई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आवश्यकता है तो क्या उसका वेरिफिकेशन कराए बिना उसका भुगतान किया जाना चाहिए? मैं आपके बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन
जो अनुबंध शर्त है उसमें सत्यापन किए बिना पेमेंट रोकने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम जो है अब जो आगे टेंडर करेंगे, चूंकि टेंडर प्रक्रियाएं पहले हो चुकी हैं, अब उसमें निश्चित रूप से प्रावधान भी कर रहे हैं। और मेकाहारक जो हॉस्पिटल है उसमें कंडिका में जरूर नहीं है अनुबंध शर्तों में, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेंसी को लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं नहीं उसके मेरी अनुरूप हम भावनाएं का तो ठीक है, भावना पीछे बैठी हुई है। जो नियम है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, भावना में नियम जो है, नियम का आपने पालन नहीं किया, मतलब आपके जो अधीनस्थ हैं, तो मैं तो भावना का सम्मान हमेशा करता हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपका छत्तीसगढ़ राज्यपत्र 21 अगस्त 2014, छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण विनियम अधिनियम 2013 क्या कहता है उसमें? 5 घरेलू कामगार का चरित्र और पूर्व वित्त का सत्यापन। किसी भी व्यक्ति को अभिकरण द्वारा घरेलू कामगार के रूप में तब तक नियोजित या संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट शर्तों का पूरा नहीं करता है, तथा अभिकरण ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्व वृत्त के प्रति निम्नलिखित रीति में संतुष्ट नहीं होता। अब उसमें दिया हुआ है, पुलिस अधीक्षक से चरित्र और पूर्व वृत्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उसको संलग्न करेगा, संलग्न करके कामगार को भेजेगा। आपने इस नियम का पालन नहीं किया, इस नियम का उल्लंघन किया है, तो नियम के उल्लंघन के लिए आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान में जो टेंडर के नियम हैं उसके अनुरूप हम किए हैं। और जो आप राजपत्र का जो सामान्य सभी विभागों के लिए जो राजपत्र का आदेश है जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित उसके काफी मैं आपको दे देता हूं, आप 1 मिनट बैठ जाइए ना, आपके टेंडर का बता देता हूं मैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय बिलासपुरी आपके पास में होगा। निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों के अनुसार एजेंसी ऐसे व्यक्ति को कार्य पर रखेगी जिनके पिछले रिकॉर्ड अच्छी तरह से सत्यापन किए गए हों, जिसमें कैरेक्टर एवं पुलिस सत्यापन तथा दूसरी औपचारिकता शामिल है। पुलिस सत्यापन इसमें भी आपने टेंडर की बात की है, आपके टेंडर के उसमें लिखा हुआ है, आपने इसका भी उल्लंघन किया है, तो अब इसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं बोला कि नियम में वो वेरिफिकेशन का ही नहीं है। भाई नियम में यदि है तो नियम का पालन कौन करेगा? नहीं, उसमें आप नियम का पालन आपके विभाग में नहीं होगा, आपके नियम का पालन आपके अधीनस्थ नहीं करेंगे, तो उस नियम किसके लिए बना हुआ है? नहीं, देखिए अभी, और मैं इसलिए इसको उठा रहा हूं कि मैं आखिरी जो प्रश्न करूंगा कि आप देखे हैं कि हमारे जो अस्पताल है जिसमें आपने उनको रखा है सुरक्षा में, जिनको सफाई में, जिनके जो उस अस्पताल में महिलाएं भी हैं, आपके मेकाहारा की बात कर रहा हूं, आपके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपके डीकेएस की बात कर रहा हूं, और उस बात करने के बाद में कि उसमें बालियां चोरी हो रही हैं, महिलाएं उसमें हैं, बच्चे उसमें हैं, उसमें क्या क्या नहीं चोरी हुई है, पूरा रिकॉर्ड इसमें आपके हैं। आपने देखा है ना कि आपने जवाब में दिया है उसको, और जवाब में आपने दिया है कि उसमें जो चोरियां हुई है उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि उल्लंघन नहीं हुआ है, और उल्लंघन नहीं हुआ है ये जो बात आप बोल रहे हैं, और उल्लंघन हुआ है तो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि उल्लंघन हुआ है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब सत्यापन की प्रक्रिया है, आपके निविदा में है, आपके नियम में है, और उसके बाद में उसका पालन यदि नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो धन्यवाद देने से काम नहीं होगा साहब, इसमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी तक जो डीकेएस है और मेडिकल कॉलेज है उसके 100% हम लोगों ने वेरिफिकेशन करा लिया है। और चूंकि मेकाहारक जो हॉस्पिटल, मैं एक मिनट बता देता हूं ना, सबके ध्यान में आ जाए। नकदी एवं मोबाइल चोरी होने की सूचना, नाम नहीं बताता, उनका नाम लिखा हुआ है। दिनांक 7/7 को प्रकाशित समाचार पोस्टमार्टम के बाद 100 लेने आए परिजनों के गार्ड पैसे मांग रहे हैं। 15/5/26 को अपनी पत्नी के उपचार डिलीवरी के दौरान 2 नग सोने की बाली सफाई कर्मचारी के द्वारा निकाल ले गई और रखे जाने की शिकायत। उसके बाद में पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार, उसका कारण वही है कि आपने किसी को भी रख लिया,
और किसी भी को रखने का कारण यही कि आपने वेरिफिकेशन किया नहीं कि वो गुंडा है, बदमाश है, आदतन चोरी के अपराधी हैं, ये आपने उसको बिना सत्यापन के आपने जो रखा है, उसके कारण में सारी वारदात हो रही है। छत्तीसगढ़ का हमारा राजधानी और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, उस अस्पताल की घटना है ये, कोई पीएससी और सीएससी की घटना नहीं है। उसके बाद गंभीरता आपकी दिखाई दे रही है, विभाग की गंभीरता दिखाई दे रही है कि इतना घटना होने के बाद भी आप उसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं, इतना घटना होने के बाद भी कोई आप आदेशात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि जो सारे घटना हुई है, मैंने आपको बता दिया, बोलेंगे तो आपको मैं दे देता हूं, आपके पास है वैसे वो। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लापरवाही बरती जा रही है, जानबूझ करके किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियम प्रक्रिया के जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उसमें सख्ती से कार्रवाई करें, जिससे आने वाले समय में सुधार हो और जो बाकी एजेंसियां हैं उसके ऊपर भी ये लागू होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, भैया रुक जाए, जवाब आ जाए। ये राम मंदिर वाला चोर बन तो यहाँ इतनी आगे है। अरे भाई कहाँ से आ गए? वो टेबल का नोट वाले मना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय सदस्य जी ने जानकारी बताया, वो जानकारी विभाग ने लिखित में भी दिया है और हमने उन पर सब में कार्यवाही भी किया है। जो जो चोरी की बात आई या लड़ाई की बातचीत आई, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं जी, जो चोरी किए हैं, जो चोरी करने वाले को रखे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है, भी, और उनका जो निविदा स्वीकृत किए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई किए हैं। प्रश्न ये है, उनको 10 को निकालने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है, जो जड़ है उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें अभी कार्यवाही का विषय नहीं, अभी तो सत्यापन की बातचीत है। हम सत्यापन 2 संस्थानों में करा चुके हैं, रायपुर के और मेकाहारा का भी। अच्छा, आप एक बात बताइए, सत्यापन कब कराए हैं? मेरा प्रश्न लगने के बाद आप तारीख बताइए, भुगतान कब से हो रहा है आप बताइए, आप बताइए। देखिए, भुगतान कब से हो रहा है और सत्यापन आप कब किए हैं बताइए। आप इससे पहले 2 प्रश्न और लगाए थे, तो उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने उल्लेख भी किया है। उस समय भी हम सत्यापन कराए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। बीच में भी किए तो उसमें भी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपको बताई देता हूं, आप मत बताइए। अप्रैल 24 से लेकर के आपने जून 26 कुल 40 लोगों का आपने कराया, और अभी आपने जवाब दिया है 12 जुलाई 26 की स्थिति में कार्यरत सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कर लिए। तो आपने जनवरी 26 तक तो किए नहीं, उसके पहले लगातार भुगतान हुआ है। जब प्रश्न मैंने लगाया तब आपने रोक लगाई उसमें, और रोक लगाने के बाद में आप बोल रहे हैं कि सत्यापन हो गया। तो वास्तविक में ये जो नेग्लिजेंसी हुआ है उस पे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, भुगतान की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैंने भुगतान के लिए तो स्पष्ट कहा कि टेंडर के शर्तों में वेरिफिकेशन के बिना भुगतान रोकने के नहीं है, क्योंकि ये अति आवश्यक सेवाएं भी हैं। लेकिन उसको अनिवार्य रूप से हम केवल ही नहीं कि क्वेश्चन लगा है, तो पूरे प्रदेश में, और केवल मेडिकल एजुकेशन के बड़े हॉस्पिटल नहीं, हमने डायरेक्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को पूरे हमारे जो जिला हॉस्पिटल हैं और ऐसे बड़े संस्थान हैं जहां गार्ड और सफाई रहते हैं, सभी जगह बोलते हैं। अजय जी, आप प्रश्न पूछिए, सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा एक विषय है। माननीय मंत्री जी, आप बताने कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी आउटसोर्सिंग की कंपनियां काम कर रही हैं और कितने कौन कौन से पदों में आपको आउटसोर्सिंग के से कर्मचारी रखने की अनुमति मिली फाइनेंस से? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हमारे तो एक 2-3 वो आ जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के अंतर्गत में सीजीएमएससी भी है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो मैं जानता हूँ। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी है, नहीं है उत्तर तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन ये संस्था है उसको पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, कई संस्थाएं हैं उसमें स्पेसिफिक। स्वास्थ्य विभाग में, अब स्वास्थ्य विभाग में आपके पास जितनी संस्थाएं हैं, ऐसा पूछूं तो क्लियर होगा। आप जो बोल रहे हैं सीजीएमएससी है, डीएचएस है, डीएमई है, सबको जानता हूं मैं, उसको सभी जानते हैं अमूमन। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के कितने कंपनियां हैं, कितने आउटसोर्सिंग कंपनियां स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है,
और आपको किन किन पदों में आउटसोर्सिंग करने की अनुमति मिली है, ये है प्रश्न। देखिए, कई स्थानों पर चूंकि हमारा इंटीग्रेटेड रूप से प्रदेश से इनके टेंडर नहीं होते हैं, संबंधित संस्थाएं जो मेडिकल कॉलेज हैं अपना अलग करती हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जवाब तो पूरा हो जान दीजिए, सब आप ही दे लेंगे, दे लीजिए। नहीं, मैं कोई गलत शुरुआत नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग की स्वीकृति आप ही बता दीजिए। आउटसोर्सिंग की स्वीकृति फाइनेंस देता है कि इतनी आउटसोर्सिंग, इन पदों पर आउटसोर्सिंग करके, अलग अलग टेंडर नहीं, विभाग लेता है अनुमति फाइनेंस से। आप विभाग फाइनेंस से अनुमति लेता है, फाइनेंस पदों की अनुमति देती है, आप ही के विभाग को नहीं, किसी भी विभाग में, कि इन पदों में इतने पदों के लिए हम स्वीकृति देते हैं। ये टेंडर प्रक्रिया की अलग अलग होती है, सेंट्रल नहीं होती। ये नहीं, एक लाइन का छोटा सा है कि कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं और किन पदों में स्वीकृति आपको दी गई। बाद में आप बताएंगे, उसको भी सुनने के लिए तैयार हो। तो आप ही घुमाते हो, अब आप नाराज भी होते हो, घुमाते भी आप ही हो प्रश्न को। नहीं, मैं नहीं घुमाता, प्रश्न घुमावदार रहता है, बड़ा व्यापक है। इतने बड़े पूरे प्रदेश का इतने संस्थाएं हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन पूरा प्रदेश से पता करके किन किन एजेंसियां कर रही, कितने जगहों पर कर रहे हैं, वैसे समानता, सफाई और सुरक्षा, इनके हम लोग प्लेसमेंट से दिए हुए हैं। कुछ स्थानों पर ड्राइवरों के भी CGMSC जैसे जगहों में, और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर। ठीक है, आप करवा दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान बता देता हूं मैं, ये प्रश्न है इसलिए। वास्तव में स्वास्थ्य विभाग में ये जानना जरूरी है, सदन को ये जानना जरूरी है कि किन पदों में आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जाती है। वो बड़ा टेक्निकल विषय है, सिर्फ ये स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा में दे दें वो अलग विषय है। जानने, और दूसरे पदों में आउटसोर्सिंग होता है कि नहीं होता है, वास्तव में इसका उत्तर आना चाहिए। और स्वास्थ्य में यदि दूसरे पदों में आउटसोर्सिंग है तो वो बंद होना चाहिए। मैं इसलिए पूछा था। अब उत्तर आ गया है, पूछ लीजिए। उत्तर आने में समय लगा, अब उत्तर आ गया है, पूछ लीजिए। इसको केवल एक ठीक हो गया, प्लेसमेंट हो गया। एजेंसी का नाम भर उसको बता रहा हूं। श्री प्रबोध मिश्र, ये बहुत माननीय अध्यक्ष, आधा 25 लाइन मिनट किसी प्रश्न में नहीं दे सकता। और लोग हैं अपना प्रश्न लगाए हैं, तो कृपया प्रभु जी अपना जिस प्रश्न करें। प्लेसमेंट एजेंसी का है, मैं उनको मंत्री जी से स्पेसिफिक पूछ लेता हूं उनको कि ये काल में प्लेसमेंट एजेंसी जिनके संदर्भ में मैंने प्रश्न लगाया और जिन्होंने उनके सारी गड़बड़ियां हुए, तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप उसको लाभ पहुंचाने के लिए, निहित स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, सारे नियमों को धज्जियां उड़ा करके, इसलिए इस पर एक तो ब्रेक लगाई जाए, और दूसरी जितने भी अब जहां भी इस प्रकार के कामगार उपलब्ध कराएंगे, उसका सबका, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस सबका पुलिस वेरिफिकेशन पहले हो और उसके बाद में उनको ज्वाइन कराएंगे। चलिए, अच्छा सुझाव है। ठीक है, ब्रेक लगाइए। जी जी, निश्चित रूप से। अब प्रमोद जी अब प्रश्न करिए। जवाब तो दे दीजिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न मेरा ये था कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कितनी सड़कें हैं, किन किन वर्षों में उनका निर्माण हुआ है, और 26-27 से में अभी जून तक के सड़कों की क्या स्थिति है, खराब है, जर्जर है या गड्ढे युक्त हैं, और उनका विवरण मांगा था। और खराब सड़कों के पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत के लिए कब तक किया जाएगा, और उसके निर्माण के लिए उसके संधारण में अभी तक कितनी खर्च की गई है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लुंड्रा विधानसभा के संदर्भ में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो कुल सड़कें विभिन्न मदों की PMGSY अलग अलग फेसेस जनमन को मिला करके 171 हैं। उस 171 सड़क में नवीनीकरण के बाद भी जिनके 5 वर्ष शेष हैं, अभी ऐसी 87 सड़कें हैं। निर्माणाधीन जो सड़कें हैं वह 24 हैं। नवीन सड़कें बनने के बाद 5 वर्ष के अंदर जो हैं वो 28 हैं। एक सड़क PWD को दिया गया है और शेष 31 सड़क हैं जो मरम्मत योग्य हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ चालू हुई है। 2001-2 से चालू होके अभी तक 25-26 तक विभिन्न चरणों में ये काम हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या कोई भी सड़क जो आपके विभाग की बन रही है,
उसकी उम्र कितनी होती है, कितने समय तक की उसकी लाइफ होनी चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के लिए निर्माण पूर्णता के तिथि के उपरांत 5 वर्ष का समय होता है, जब उसका संधारण किया जाता है, जिसकी राशि पूर्व में ही निर्माण की राशि के साथ जोड़ करके रखा जाता है। ठेकेदार 5 वर्षों तक उसको मेंटेन करता है और प्रति किलोमीटर की दर से उनको 5 वर्षों तक भुगतान किया जाता है और उसके बाद उस सड़क को नवीनीकरण में लिया जा सकता है। ये प्रावधान है। नहीं, इसमें जो और जानना चाहूँगा, जो मरम्मत संधारण के लिए आपने जो राशि बताई है, ये सड़क निर्माण में जो 5 वर्षों के लिए जो गारंटी पीरियड में जो मरम्मत का प्रावधान रहता है, केवल उन्हीं से मरम्मत हुई है, ये राशि खर्च हुई है, या अलग से कोई बजट में राशि या अल मरम्मत के लिए अलग से स्वीकृति दी गई है? नहीं, अलग से कोई राशि का विषय नहीं है। जो राशि 5 वर्षों तक उसके में प्रावधानित है, उसी राशि को खर्च किया जाता है। पूरी राशि खर्च हो आवश्यक नहीं है, वो जितनी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है उतना मरम्मत करके उस राशि को खर्च किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से ये सवाल ये था, चूँकि सड़क की लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि 5 साल मरम्मत का पीरियड रहता है, ठेकेदार करता है, उसमें एस्टीमेट में प्रोविजन रहते हैं। उसके बाद वो सड़क कितनी लंबी चलेगी या क्या होगा, उसके लिए प्रावधान नहीं है बजट में। उसके बाद ये मान्यता है, ये विषय है कि 10 वर्षों तक सड़क, 5 वर्ष के मेंटेनेंस के बाद 10 वर्षों तक होता है, फिर नवीनीकरण पर उसको लिया जा सकता है। ये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, 2001 में मेरे यहाँ एक सड़क बनी, 3-4 में 2 सड़क बनी, और अमूमन 7-8 में 38 सड़कें और 8-9 में 38 सड़कें। तो मैक्सिमम सड़कें ये जो बनी हैं, ये 19-20 के पहले बनी है। उसके बाद अभी तक 10 वर्ष लगभग, बाकी सड़कों के जो 6-7 से बने हैं 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और इन सड़कों में अभी तक जो मरम्मत हुए हैं वो केवल जो उनके गारंटी पीरियड थे 5 वर्षों में ही हुई। उसके बाद सड़कें बहुत ख़राब पड़ी हुई हैं, और आपने केवल मरम्मत सड़कों में केवल 31 सड़कों का बात किया है, और बजट में केवल 1 सड़क है जिसमें आपने लिया है मरम्मत के लिए, और इतने गड्ढे हो गए हैं बाकी सड़कों में और उसमें चलने योग्य नहीं है। अब आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और उसमें 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है, तो उसमें बनेगी कैसे वो सड़कें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पहले ही बताया कि माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में 87 सड़कें ऐसी हैं जो अभी 5 वर्षों के अंतर्गत हैं। इसकी रिपेयरिंग माननीय सदस्य अधिकारियों को स्वयं इंस्पेक्शन करके, अधिकारियों को निर्देशित करके करा सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से इस बात के लिए इनके ज़िले में, इनके विधानसभा क्षेत्र के इन सड़कों के लिए ज़रूर कह दूंगा। दूसरा मसला ये है कि इसमें 24 निर्माणाधीन हैं, 28 हैं जो नवीन बन चुकी हैं और उसमें भी 5 वर्ष का समय है, यानी 87-28 ये दोनों ही सड़कें हैं जिसमें 5 वर्ष का प्रावधान अभी शेष है। 31 सड़कें हैं जो मरम्मत योग्य हैं, अर्थात जिनका 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है, और इसमें यह है कि 25 सड़कें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिनको एक बार नवीनीकरण हो चुका है। 6 सड़कें मात्र ऐसी हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, और उसके लिए यह है कि वर्तमान हमारे प्रावधानों के अनुरूप 2 सड़कें आपके क्षेत्र की ली गई हैं जिनको आगे अभी नवीनीकरण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब वो प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र में 60% की राशि आती है, 40% राज्य सरकार खर्च करती है। इसके बाद जैसे सड़कों के या बाकी भवनों के मरम्मत के लिए PWD वगैरह में एनुअल रिपेयर का पैसा रहता है, या अलग से मरम्मत के लिए एस्टीमेट बन के स्वीकृति मिलती है, उनके बजट में प्रावधान रहते हैं, करोड़ों रुपए रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक बार केंद्र राशि देने के बाद राज्य सरकार में रहती है वो, और यहाँ मरम्मत के लिए अलग से AR का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़कें हैं जो 1-2 से चालू होकर लगभग 7-8 तक की बहुत सड़कें, मेरे यहाँ जैसे बताइए 31 सड़कें मरम्मत योग्य है, और 31 सड़कों में केवल 1 सड़क ही है जिसको बजट में प्रावधान रखें। तो सड़कें बनेंगी कैसे? उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बाकी कोई मरम्मत के लिए कोई राशि नहीं है। तो बाकी सड़कें ऐसे पूरे प्रदेश का विषय है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए ये इसमें या बजट में अलग से प्रावधान करेंगे या मरम्मत के लिए कोई राशि का प्रावधान करेंगे, या उसके चलते सड़क बन पाएगी? क्योंकि जो आपने जवाब भी दिया है उसमें मरम्मत योग्य सड़कों के साथ साथ बाकी सड़कों का जो आपने जवाब दिया संतोषप्रद है, तो संतोषप्रद से भी तात्पर्य नहीं है कैसे संतोषप्रद है? उसमें चलने में लोग संतुष्ट महसूस कर रहे हैं या
उसमें कैसा संतोषप्रद है। और दूसरी बात यह है कि क्या इसमें बजट प्रावधान रखेंगे, क्या जो 31 सड़कें हैं उसकी मरम्मत का काम कब तक करा देंगे? 31 सड़कों का ही बता दीजिए आप मरम्मत के लिए। जी, उसमें ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मैंने इसमें माननीय सदस्य जी को ये पूरी जानकारी इसलिए स्पष्ट की है माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 सड़कें ही हैं जिनमें से 25 सड़कों का पूर्व में भी एक बार नवीनीकरण हो चुका है और वो 5 वर्ष का भी अवधि समाप्त हो चुका है। उनकी चिंता जायज़ है, मैं कुछ नहीं उसमें कह रहा हूँ, परंतु यह है कि वर्तमान में 6 सड़कें हैं जिनमें अत्यधिक आवश्यकता है। उपरांत भी हमने 2 सड़कों को अभी प्रावधानित इसमें किया हुआ है। जो आपकी चिंता है कि आगे भी 5 वर्ष के उपरांत भी जब ठेकेदार का वो समय समाप्त हो जाता है, जो सड़क के निर्माण की राशि के साथ प्रावधानित होता है मेंटेनेंस, वो समय समाप्त होने के बाद जब 6वां वर्ष आता है या 7वां वर्ष आता है, तब अगर उसको मेंटेनेंस किया जाए तो सड़क की लाइफ बढ़ सकती है। इस बात का प्रावधान विभाग की तरफ से करके वित्त में और कैबिनेट के को भेजा भी गया है। मैं सोचता हूं इस पर शीघ्र ही अच्छा निर्णय आएगा, हम लोग आगे कर पाएंगे। सड़क बता रहे हैं उसकी चिंता कर लेंगे। एक और छोटा सा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, छोटा सा आप ही का प्रश्न, क्योंकि ये 12 केवल 12 टन के हिसाब से ग्रामीण सड़कें बनती है और आज बड़ी बड़ी सड़कें 50 टन 40 टन की गाड़ियां उस सड़कों पे चल रही है। तो केवल चूंकि ये सड़कें भी बहुत उसको बनाने की आवश्यकता है, तो क्या आने वाले समय में एस्टीमेट में 12 टन से ज़्यादा 20-25 टन तक की सड़कों का प्रावधान रखेंगे क्या उसमें? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब बोल दीजिए। ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो है सड़कों का, उन स्टैंडर्ड डिज़ाइन से आगे जाना यानी कि हमको राज्य के साथ संसाधन लगाना होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वर्तमान में तो जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है उस पर ही काम है। माननीय सदस्य का जो सजेशन है बहुत अच्छा है और इससे लाभ ही होगा आगे। मैं इस पर भी काम करके माननीय हमारे कैबिनेट में, और सुझाव बहुत अच्छा है उनका। जी जी, चलिए सर जी। अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल मंत्री जी सही बोल रहे हैं, 5 साल मेंटेनेंस का है, लेकिन पूरे प्रदेश में अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री सड़क में मेंटेनेंस के अभाव में उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। हम गांव वालों की सुविधा के लिए उसको बनाए हैं। अगर मान लीजिए नियम में नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना भी चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क जो जर्जर स्थिति में है उसका सर्वे करा करके आकलन बना ले करके आप अपने बजट में प्रावधान करके उसको रिपेयर कराने का एक मुफ्त कार्यक्रम करेंगे क्या? क्योंकि पूरे प्रदेश में ही हालत खराब है, लुंड्रा भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में भी है। आपका प्रश्न आ गया तो आप पूछ लीजिए एक एक करके। हाँ, छोटा छोटा एक एक लाइन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 5 साल के मरम्मत की व्यवस्था आपके विभाग में है, लेकिन धरातल में वास्तव में ठेकेदारों से ये 5 साल में 5 साल नहीं 10 साल जोड़ ले, पिछले 5 साल में कुछ नहीं करे दोनों लभी जोड़ ले। नहीं, उससे भी मैं सहमत हूँ, उसमें भी आ जाएंगे। माननीय प्रश्न करिए, भटकिए मत। माननीय मंत्री जी, 5 साल में जो मरम्मत की व्यवस्था है उसमें प्रदेश में कितनी सड़कें मरम्मत हुई और कितने सड़क मरम्मत योग्य है, चलिए ठीक, का मरम्मत नहीं कराए गए, इसकी जांच करवा के मरम्मत कराएंगे क्या? एक मिनट में कुछ अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं, बस एक। हाँ, बोलिए भावना जी। पिछले सेशन में मैंने इसमें ही सवाल पूछा था कि मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर के आने वाले समय में क्या प्रावधान रहेगा। उसमें भी आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बार के बजट में नवीनीकरण और मरम्मत दोनों को हम इस बजट में लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसमें विषय आया नहीं। धर्म जी आप बैठिए, एक मिनट पूछ ले। 1 मिनट आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ, आपको बाद में बुलाऊंगा। मेरा सर एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है बड़े डोंगर से कोनगुड़, और इस बारे में मैंने बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखी है और स्वयं जो है ENC से भी मैंने बात किया है। और इसकी लागत जो है इसके नवीनीकरण की पहले 3 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ करके अब 8 करोड़ हो गया है। अगर इसमें और देरी होगा तो ये 10 करोड़ 12 करोड़ हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इसमें 200 गांव के लोग, और अभी नारायणपुर की पूरी ट्रैफिक इस रोड से चल रही है क्योंकि उनका रोड बना नहीं है, तो इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी करें। अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगे हुए खदान क्षेत्र, खासकर रेत खदान या गिट्टी खदान के जो क्षेत्र हैं, सड़कें उससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी क्या? आप भी पूछ लीजिए।
माननीय साहू जी, अध्यक्ष एक महोदय, मिनट, हाँ आप मैंने माननीय मंत्री जी से 8-10 जवाब प्रश्न आया हो था। गए मंत्री जी। थोड़ा सा सबकी चिंता है सड़क का और वाजिब है, तो एक साथ समाधान आप कर देंगे। बस एक माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा सा मेरा एक प्रश्न है कि बालोद करिए। जिला में हो गया, 24, बहुत 25, जवाब दी। 25, 26, 26, 27 में आज तक एक भी सड़क इसमें नहीं, तुम्हारा आ रहा है प्रश्न जी निर्माण के लिए आप नहीं बोलिए। लिया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि जरूर 3 साल आपने बजट में कुछ प्रावधान नहीं किए, इस बार के बजट में जरूर बालोद जिला में जरूर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क जी, योजना, प्रधानमंत्री माननीय ग्राम अध्यक्ष सड़क महोदय, विशेष गरियाबंद जिले में बोलने दो धर्म जी को। धर्म जी आप बोलिए, इसी में है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक बार सड़क बनी है, उसके बाद मुझे लगता है पूरे प्रदेश में उसकी मरम्मत नहीं हुई है। तो मैं पिछले बार ध्यानाकर्षण लगाया था, मंत्री जी स्वीकार किए थे, तो मैं उसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़कें हैं लगभग प्रदेश में उसकी खराब स्थिति है, उसके लिए कोई एक प्लान बना करके उसमें आगे काम करने की आवश्यकता है। विधायक जी, हाँ आप खड़े होइए। अब बहुत प्रश्न हो गए, आखिरी प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष नहीं भाई, बहुत हो गया इस प्रश्न में, इससे कोई ध्यानाकर्षण थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा जशपुर में भी कई ऐसी प्रधानमंत्री सड़क है, आप बैठिए, आपको मौका नहीं दूंगा, जिसका पुलिया टूट गया है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय जी ये निर्देश देंगे कि बरसात में ही सारे पुलिया बना दिए जाएंगे? अभी तक नहीं। आखिरी, ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी, अब एक साथ आप जवाब दे दिए माननीय मंत्री जी थोड़ा से केंद्रित सुन रहे हैं। आलीवारा का मेरे घर का ही गांव का रोड है सर, ठीक है, जिसमें फ्लाईओवर बना रेलवे विभाग से और एक चौथा लाइन होने से इतना जर्जर हो गया। मैंने लगातार क्वेश्चन आंसर लगाता रहा, मैं इस समय भी लगाया, उसको आग्रह कर दिया गया। आप एक साथ जवाब मेरा गांव का रोड है, मुझे खुद ही उसमें जाना है, पनिशमेंट देकर रेलवे विभाग को आपने पत्र भी लिखा है रेलवे विभाग को, पर वो रेलवे विभाग जरा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कर दीजिएगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट। ठीक साहू जी, हाँ एक साथ जवाब दे दीजिए। सर 1 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना। एक मिनट नेताजी बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है, ये राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है प्रश्न, जरा संभाल के जवाब दीजिएगा। चलिए आप तो बैठिए, चलिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न पर चिंता जाहिर की है, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि समस्याओं से भागने का कोई मसला नहीं होता है। परिस्थितियां आपके सामने हैं और प्रयास भी आपके सामने हैं। प्रयास में मैं ये ज़रूर कहना जी इशारा कर रहा था, कहीं राष्ट्रीय प्रश्न बन रहा है तो आपकी ज़रूरत राष्ट्र में तो नहीं होने वाली है। अभी ये ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरे चिंतक और शुभचिंतक दोनों ही प्रसन्न हैं, ऐसा है। माननीय धर्मजीत जी ने, माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय कहा है कि इसको जांच करने की और एक साथ एकत्रित करके और एक योजना बनाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं सड़कों के साथ हैं, सड़कों की जो स्थिति का आकलन होता है वो अभी इंडिविजुअल ही किया जाता है, वो मैनुअल ही किया जाता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी बनवा ली है। एक संस्था है बाइजैक करके, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपको सॉफ्टवेयर बनवाने का, उसी से बनवाया है। उसमें एक बाइक पर या आप एक गाड़ी से या पैदल ही चलकर रोड का सिर्फ वीडियो एक एंड से दूसरे एंड तक बना लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से ये पता चल जाएगा कितने क्रैक हैं, कितने गड्ढे हैं, उनका क्या साइज़ है, किस कोऑर्डिनेट पर हैं, और वो पूरा डिटेल भी हमको एक साथ मिल जाएगा, ताकि ये समझ में आएगा कि किस सड़क में कितनी परेशानी। अभी सड़क में कितनी परेशानी है समझ लेना तो अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अब उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ है, वो थोड़ा डिपेंडेंसी है उस पर। तो आदरणीय द्वारिकाधीश जी ने भी जो कहा कि कितनी सड़कें हैं प्रदेश में आदि आदि, तो मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा अब एक विधानसभा की तैयारी कर आए थे, आपको अगर वाकई जानकारी चाहिए है तो मैं अभी जवाब मत दीजिए, उसकी जरूरत नहीं। भावना बोहरा जी ने जो कहा कि मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में
तो मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में जो बजट के वर्तमान प्रावधान है उसके अनुरूप सबको जितना कैटर कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिशा में किया जा रहा है। 350 करोड़ का ही इसमें बजट है अभी। नीलकंठ जी का कहना है जो विशेष एक सड़क के संदर्भ में आप कह रहे हैं कुछ, तो मैं ज़रूर आज ही उस पर बात कर लेता हूँ, दिखवा लेंगे जो होगा उसको मैं आपको हाँ, ऐसे ही आदरणीय दलेश्वर जी के लिए भी उनके निवास ग्राम का है तो चिंता करना बहुत आवश्यक है, निसंदेह इस पर भी मैं आज ही बात कर लेता हूं इन दोनों ही विषयों पर। सुशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा भी होती है। 50 टन 60 टन का गीला रेत का ट्रक वो भी चल जाता है और फिर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क जो है अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितना मेंटेन करने का स्थिति उसकी होती है, उसके बाद वो परेशानी होती है। ये चिंता सबके बीच में है, तो मैं सोचता हूँ कि इसका अच्छा निराकरण हो ही जाएगा। कुंवर सिंह निषाद जी ने बालोद के 24, 25, 25, 26 और 26, 27 के विषय में कहा है। मैं सोचता हूँ कि PMGSY 4 में कुछ सड़कें 6 सड़कें आपको बालोद में आई हैं, नई सड़कें आई हैं 6 सड़कें, मैं सूची आपको उपलब्ध करा देता हूँ। और साथ ही साथ धर्म भैया का जो कहना है PMGSY और MMGSY के लिए समग्रता से पूरी जानकारी प्राप्त करना, वो एप्लीकेशन बेस्ड AI एप्लीकेशन बेस्ड जो सोल्यूशन है उसके साथ ही इस योजना पर भी पहुंचेंगे। मैं माननीय धर्म भैया से बात करके समझ लूँगा कि और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय रायमुनि भगत जी ने जो कहा है कि विधानसभा जसपुर में पुलिया जो टूटा है वो किस विभाग की पुलिया है, मैं कंफर्म करा लेता हूं। अगर हमारे विभाग की पुलिया है तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। आज एक कीर्तिमान हुआ कि एक प्रश्न में 8 विधायक खड़े होकर अपना प्रश्न किए, तो मंत्री जी को बधाई बहुत अच्छे जवाब के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि पूरे सदन के सभी सदस्यों की चिंता है, तो भविष्य में जो कार्य योजना हो उस पर सबको समाहित कर ले। श्री नील कुमार सोनी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न ये है उप मुख्यमंत्री जी से, रायपुर में अभी कितने फायर स्टेशन सक्रिय हैं? रायपुर में और कितने फायर स्टेशन खोलने की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज़ है और इन्होंने जो कहा है तो वर्तमान में हमको ध्यान है कि एक टिकरापारा में पुराना फायर स्टेशन है और जो पहले नगर निगम के माध्यम से चलता था और अभी उसको अग्निशमन विभाग जिसको आपने प्रारंभ करवाया था 2016 में और 2018 में उसके कानून बन करके फिर वो आप आगे बढ़े थे, उस विभाग के द्वारा संचालित है। ऐसे ही नया रायपुर में एक सब स्टेशन, एक फायर स्टेशन चालू है, एक उरला में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे 3 अभी फायर स्टेशन रायपुर के हैं। क्या रायपुर में नेशनल फायर एडवाइजरी मापदंडों के अनुरूप जो है, क्या 3 फायर स्टेशन से काम चल जाएगा क्या? अब नेशनल जो फायर एडवाइजरी का जो सुझाव है कि 2 लाख की आबादी में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि लगभग 17-18 लाख की पॉपुलेशन रायपुर में हो गई है, तो अगर 9 फायर ब्रिगेड नहीं तो चारों दिशा में कम से कम 4 फायर ब्रिगेड जो है आप खोलने के लिए कब जो है इसके लिए आदेश देकर उसका भूमि पूजन कराएंगे? माननीय सदस्य सीधा भूमि पूजन करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में फायर की दिशा में 2016 में बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जब माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने इस योजना अग्निशमन का विभाग ही अलग किया और उसके बाद ये विभाग धीरे से आगे बढ़ा है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक चूंकि 16 में इसका प्रावधान हुआ, 18 में नियम बने, लेकिन विगत सरकार ने एक भी उसमें पोस्टिंग नहीं की, एक भी उसकी वैकेंसी पर काम नहीं किया माननीय अध्यक्ष। इसलिए अभी इसके 295 पदों पर भर्ती की बात हो रही। इसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन जो उरला में चल रहा है, उसके बाद अगले और कंस्ट्रक्शन के लिए ये बजट के प्रावधान का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। जो नेशनल एडवाइजरी है उसके आधार पर अगर 2 लाख पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए तो उस आधार पर हमारे रायपुर में मेरा कम से कम प्रश्न 8 होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि रायपुर में कितने फायर वाहन हैं? आने वाले समय में आप कितने फायर वाहन और खरीदने का आपका प्रावधान है? क्योंकि आपने
अपने उत्तर में लिखा है कि फायर वाहनों की खरीदी की कार्यवाही प्रक्रिया चालू है, तो ये कब तक पूरी होगी? और मैं भूमि पूजन का बाद उप मुख्यमंत्री जी इसलिए किया कि मैं उपचुनाव वाला हूँ, मेरे पास समय कम है, तो आप ये फायर वाहन का भी बता देंगे जल्दी कि इसकी प्रक्रिया कब पूर्ण होगी? रायपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर जो गाड़ियां हैं, विभिन्न किस्म की गाड़ियां, वह 22 हैं। रायपुर में 22 गाड़ियों के साथ ये काम प्रारंभ है। दूसरा ये है कि हमको अन्य और गाड़ियों को खरीदना इसके लिए विषय है, तो ये अभी अप्रैल और मई महीने में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन से राशि प्राप्त हुई है। अप्रैल और मई महीने में, मतलब अभी जुलाई है, 1-1.5-2 महीना हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 2 महीने में प्रोक्योरमेंट का काम पूरा नहीं हो सकता। इसमें प्रोक्योरमेंट कराना होगा, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज के लिए और दूसरे मदों की जो राशि प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम इसको और एनहेंस करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बहुत मेरा गंभीर प्रश्न था, अंतिम में बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज मैं बहुत शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ कि ये जो आग लगती है, आज रायपुर का अगर स्वरूप देखेंगे तो 15-16 मंजिल तक के मकान जा रहे हैं। जो आप आधुनिक फायर ब्रिगेड खरीदना चाहते हैं या फायर टावर खरीदना चाहते हैं, उसकी हाइट जो है उसको ध्यान में रखकर, रायपुर राजधानी है, उस हिसाब से उसकी खरीदी होना चाहिए। दूसरा एक जानकारी, राजेश मुड़त जी बाजू में बैठे हैं और ये लोकार्पण करता है इसलिए बता रहा हूँ, एक हमने गुड़ियारी में हमने फायर स्टेशन खोल चुके हैं, जो खंडर हो रहा है, सब स्टेशन। आज वहाँ 2 वाहन खड़ी करके राजेश मुड़त जी से ही मैंने, क्योंकि मंत्री थे, इनसे फीता कटवाया था, उसको चालू कर दीजिए। और कहाँ कहाँ पर है जमीन जल्दी देखकर चारों दिशा के अंदर में कर दीजिए, क्योंकि टिकरापारा में है, वहाँ से गाड़ी निकलती है, बहुत समय लगता है। मेरे घर के आधा किलोमीटर दूर में राजधानी हॉस्पिटल जलने के बाद वहाँ फायर स्टेशन पहुँचा था। तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे आखिरी निवेदन ये करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है रायपुर के लिए। अभी अगर 1 महीने में देखेंगे तो 6 से अधिक आगजनी हुई है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए गंभीरता से लेकर जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गंभीरता से लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग में भी मैन पावर की कमी के उपरांत भी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं, और अभी रायपुर में ही अनेक जांच इस विषय पर किए गए हैं। अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं, उसका जानकारी भी जिला प्रशासन को जो दिया जाना होता है वह भी दिया गया है। उपरांत भी आदरणीय सदस्य सीनियर हैं, रायपुर महापौर रहे हैं, तो उनको एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी है। रायपुर में जो भी योजना करनी होगी मैं माननीय सदस्य से मिलकर, बैठकर, समझकर उसको आगे बढ़ाऊंगा। राजेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर भौगोलिक दृष्टि से ये टिकरापारा में एक कोने के अंदर ये फायर स्टेशन बना, जो शहर के पहले बीच में नलगढ़ चौक पे था। उसको हम लोगों ने बनाया, उस समय वो शिफ्ट किया वहाँ। लेकिन अगर एक तरफ जाके देखें, गुड़ियारी, ठक्करबापा, शुक्रवारी, तिलक नगर, गुगांव, इधर अमलेडी से लेके फुंडर तक, इस तरफ पूरी एकदम यातायात हैवी होने के नाते जो आज कोटा का आपको बताया गया, कोटा में ऑलरेडी आपका फायर स्टेशन बना हुआ सब स्टेशन है। अब उस समय ये प्रस्ताव था कि 1-2 गाड़ी यहाँ आकर के खड़ी हो जाए, इसमें आपको कोई नया सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले नगर निगम संचालित कर रहा था, अब आपको खाली इतना ही कि 2 गाड़ी उस क्षेत्र के लिए वहाँ खड़ी हो जाए, और उसका संचालन अगर उस क्षेत्र में कहीं आग लगे तो उस क्षेत्र से चला जाए, ताकि वो आसानी से समय के पहले पहुँच जाए। इतना आपसे आग्रह कि उस स्थान दिखवा करके आप उसको क्लियर कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्ला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर का विषय चल रहा है, और आपको माननीय मंत्री जी ने अभी उर्ला में निर्माणाधीन का जिक्र किए हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से उसको 1 साल से अधिक हो गया है। तो ये बहुत ही दुर्घटनाएं वहाँ घटते रहता है औद्योगिक क्षेत्र में। चलिए, तो ये कब तक पूर्ण हो चलिए पाएगा? मंत्री जी, सबका जवाब एक साथ दे। जी, दोनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजेश मुड़त जी का जो कहना है और माननीय हमारे मोतीलाल साहू जी का जो कहना है, तो निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए मैं मोतीलाल जी के साथ उस स्थान पर चल दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह जल्दी बनना ही चाहिए।
अगर विलम्ब हो रहा है उनके ध्यान में है तो हम लोग मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। दूसरा ये है कि राजेश मोड़क जी का जो प्रस्ताव है गुढ़ियारी वाला विषय है, तो अगर वहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता है और ये वहाँ बना हुआ है, वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, विगत 8 साल से बना पड़ा है और 13 साल करीब हो गए, वहाँ नगर निगम में बना के रखा है पूरा। खाली आपको 2 गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाए, इतना मेरा आपसे आग्रह। माने गाड़ियों का खड़ा, उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका क्या है, मैं एक बार उसको चेक कर आगे करा लेंगे। करवा दीजिए। चलिए, श्रीमती संगीता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय की कमी के कारण मैं जल्दी से प्रश्न कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न है महिलाओं तथा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, मारपीट, हत्या का जो अपराध बढ़ रहा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में, उसके अपराध को रोकने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध की संख्या से संवेदनशीलता का कोई लेन देन नहीं है। एक अपराध भी हो तो उतना ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा अपराध भी हों तो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परंतु मैं ये बताना अभी ज़रूरी समझता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 2.5 वर्ष में महिलाओं पर घटित अपराध के कुल प्रकरण 18,323 थे और विष्णुदेव जी की सरकार में इस 2.5 वर्ष में ये 16,803 है। ये कम हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं उसका कोई विषय नहीं है। मसला ये है कि ये होना नहीं चाहिए और इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो यूं ही 13 महिला थाने प्रदेश में स्वीकृत हैं। प्रत्येक जिले में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास उत्तर है, मौजूद है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लगातार 2000, अगर दुष्कर्म के मामले की बात करूँ, 2024 में 3096, 2025 में 3070 और 2026 में 1550, मतलब 5.5 महीने में। तो अध्यक्ष महोदय जी, लगातार बढ़ते क्रम में है। नाबालिग बच्चियों का अपहरण का मामला अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही गंभीर मामला है, लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 2300 था, 2024 में 2961 है, 2025 में 3040 है और अभी सिर्फ 5.5 महीने में अध्यक्ष महोदय जी 1746 है, मतलब ये 3500 पार करेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर विषय है ये। मैं आपकी कार्य योजना को पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। उत्तर में ये भी आया है कि अध्यक्ष महोदय जी 33 जिला में सिर्फ और सिर्फ 13 महिला थाना है अध्यक्ष महोदय जी। मैं मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास समय है 2 मिनट का, आप घोषणा कीजिए कि 33 जिला में कम से कम 33 जिला में 33 महिला थाना होना चाहिए। आप घोषणा कीजिए। आप आग्रह करिए, बाकी मंत्री जी का। महोदय जी, इसमें एक शब्द हमें आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य की संख्या बढ़ेगी से क्या मतलब था? पर स्पष्ट कर दें। संख्या मतलब ये चाहती है कि अपराध बढ़े महिलाओं पे। क्या सरकार ने आपने संख्या बढ़ने की बात की है, महिलाओं पे अपराध बढ़ाना चाहती हैं आप। आपने कहा है, आपने अभी कहा संख्या बढ़ेगी, उसका जवाब दीजिए। अपराध की संख्या बढ़ेगी आपने कहा है। आप लोग चाहते हैं महिलाओं पे अपराध हो, बच्चों पे अपराध हो। गलत सब पर कोई चूक नहीं है, लगातार बढ़ी रहा है। संख्या बढ़ेगी कैसे बोले आपने? कौन सा महीना है जिसमें अपराधी एक है क्या जो संख्या बढ़ेगी? उस अपराध को रोकने की दिशा में बात। कांग्रेस और अपराधी एक है क्या? अपराध बढ़ेगा निश्चित रूप से बोल रही, तो क्या कांग्रेसी बढ़ाएंगे उसको? आप लोग अपराध बढ़वाएंगे, सच्चाई है। उस और रोकने उस दिशा में बढ़ाने ये जनहित का मामला है। अपना प्रश्न करिए, 1 मिनट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, माननीय मंत्री जी आप मेरी तरफ थोड़ा देख लो, अच्छा लगेगा। सिर्फ एक मांग है, अभी सिर्फ 13 जिलों में महिला थाना है। वित्त मंत्री नहीं है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे के पूरे 33 जिलों में महिला थाना बना दीजिए, तो ये सब हल्ला चीप वो सब बंद हो जाएगा। आप माननीय सदस्य महोदया का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, दोनों का कहना बहुत महत्वपूर्ण है
और इस दिशा में हम लोग स्वयं प्रयत्नशील हैं। विगत प्रावधान में ही, विगत बजट में ही 4-5 स्थानों के लिए व्यवस्था की गई है। आने वाले बजट में इसको निसंदेह आगे बढ़ा लेंगे। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपहरण के मामले में 1.78% कमी आई है। आदरणीय